हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन प्रयोग, जिसके के अनुसार जब किसी संपीड़ित गैस को सरंध्र डार्ट यानी कि पोरस प्लग में से निर्वात या कम दाब के क्षेत्र में गुजार कर प्रसारित किया जाता है तो इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, यानी कि इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, यानी कि कूलिंग इफेक्ट होता है, यानी कि ठंडा हो जाता है अंदर से, जिसे कि जूल थॉमसन इफेक्ट कहा जाता है। इसे शीतलन प्रभाव भी कहा जाता है और इसे कूलिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। आदर्श गैस के लिए J = 0 होता है, यानी कि जूल थॉमसन जो कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है, यानी आदर्श गैस को निर्वात में प्रसारित करने पर क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो है वो कम नहीं होता, उतना ही रहता है, यानी कि जूल थॉमसन इफेक्ट आदर्श गैस पर नहीं लगता है। तो एक बार फिर देख लीजिए कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है। जब किसी संपीड़ित गैस को सरंध्र डार्ट यानी कि पोरस प्लग में से निर्वात या कम दाब के क्षेत्र में गुजारा जाता है या फिर प्रसारित किया जाता है तो उसके टेम्परेचर में क्या होता है, कमी आती है, जिसे कि जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि इसमें टेम्परेचर में कमी आती है इसलिए इसे शीतलन प्रभाव या फिर कूलिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। और आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट है जो कि नहीं लगता है, यानी कि J जो होता है वो आपके 0 होता है। फिर है क्योंकि शीतलन के दौरान अंतराणु आकर्षण के विरुद्ध ऊर्जा स्वयं गैस से ली जाती है, यानी कि वॉन्डरवॉल जो कि आदर्श गैस में एब्सेंट होता है, तो इसे गैस द्वारा कार्य किया जाता है, जिससे कि उसके टेम्परेचर में कमी आती है। यानी कि जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक कांच की नली मान लीजिए, जिसके कि दोनों तरफ आपके प्रेशर करने के लिए वो प्रेशर डालने के लिए लगा हुआ है। A और B 2 चैम्बर हैं, जिसमें कि A चैम्बर के अंदर जो है आपके V1 जो आपके गैस है और P1 उसका प्रेशर है। बीच में एक पोरस प्लग लगा हुआ है, यानी कि सरंध्र डार्ट लगा हुआ है, जिसमें कि छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे छिद्र हैं। और दूसरा जो चैम्बर है वो है B, जिसमें प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V2। तो गैस द्वारा जो किया हुआ कार्य होगा, यानी कि सरंध्र पोरस प्लग में से A चैम्बर से B चैम्बर में जाने के लिए जो गैस द्वारा कार्य किया जाएगा वो होगा W, जो कि होगा B चैम्बर में जो है प्रेशर वॉल्यूम के गुणनफल में से माइनस करेंगे अपन A वाले प्रेशर और वॉल्यूम को, यानी W = P2V2 - P1 V1। ठीक है, तो और ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पर E2 - E1, यानी कि सेकंड जो अपने कंडीशन है उसमें से अपन फर्स्ट वाली कंडीशन की अगर एनर्जी निकालेंगे तो वो होगी अपनी आंतरिक ऊर्जा, जो कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है E = Q - W। Q है यहाँ पर अवशोषित ऊष्मा और W है किया गया कार्य। तो क्योंकि ये रुद्धोष्म प्रक्रम है तो इसके अंदर क्या होगा, Q जो होगा 0 होगा, यानी E जो होगा आपकी आंतरिक ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होगी। आंतरिक ऊर्जा में जो अंतर होगा वो किए गए कार्य के बराबर होगा, यानी कि E2 - E1 = P2V2 - P1 V1। ठीक है, तो यहाँ पर जब अपन देखेंगे तो एंथैल्पी क्या आएगी, यहाँ पर एंथैल्पी में जो अंतर आएगा, तो आगे जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो एंथैल्पी में जो अंतर आएगा वो आएगा 0, यानी डेल्टा H = 0, यानी H2 = H1, यानी प्रथम स्थिति की जो एंथैल्पी होगी वो दूसरी स्थिति की एंथैल्पी के बराबर होगी। इसका मतलब डेल्टा H = 0 का मतलब हुआ कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो है वो आइसो एंथैल्पिक है। आइसो एंथैल्पिक यानी सम एंथैल्पिक, जिसका मतलब होता है कि एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। इसके बाद आता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, यानी कि प्रेशर के साथ टेम्परेचर में परिवर्तन की दर जो है वो एंथैल्पी क्या होती है उसमें स्थिर होती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसे कि μJT से व्यक्त किया जाता है। म्यू यहाँ पर कोफिशिएंट के लिए लिया गया है और JT यहाँ पर जूल थॉमसन इफेक्ट है। तो ये एक आइसो एंथैल्पिक इफेक्ट है, इसलिए μJT = ΔT/ΔP और ब्रैकेट के बाहर नीचे बॉटम में लिखा गया है राइट साइड में H।
किसी भी ब्रैकेट में बॉटम में अगर राइट साइड में कुछ भी लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर H लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर लिखा जाता है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, यानी कि टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा। अगर P लिखा जाता है तो आइसो बारीक होता है, यानी कि प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समदाबी प्रक्रम होगा। और अगर ब्रैकेट में बाहर बॉटम में नीचे लिखा जाता है V, इसका मतलब होता है ये है आइसोकोरिक, यानी कि सम आयतनी, यानी कि आयतन में परिवर्तन नहीं होगा पूरे प्रोसेस में। तो इसमें डेल्टा H लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब ये है एक आइसो एंथैल्पिक प्रक्रम है, जो कि अपन ने अभी यहाँ पीछे सिद्ध किया था कि आइसो एंथैल्पिक किस तरीके से, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति की एंथैल्पी और द्वितीय स्थिति की एंथैल्पी दोनों समान है, बराबर है, इसलिए डेल्टा एच जो है 0 हो गया है, इसलिए ये एक आइसो एंथैल्पिक प्रक्रम है। तो म्यू जे टी इक्वल टू क्या हो गया, डेल टी अपॉन डेल पी ब्रैकेट के बाहर एच, यानी कि आइसो एंथैल्पिक। अब म्यू जे टी पॉजिटिव होगा तब तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। और अगर म्यू जे टी यानी कि जूम थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, यानी कि वार्मिंग इफेक्ट होगा, यानी कि टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा। और नॉर्मली क्या होता है, जब अपन निर्वात में किसी गैस को प्रसारित करते हैं तो उसका टेम्परेचर डाउन होता है, यानी कि कूलिंग इफेक्ट होता है। जैसे कि नॉर्मली एग्जांपल दिए गए हैं, इसमें जितनी भी आपकी गैस है CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, इनके अंदर क्या होता है, प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे कि कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। और म्यू जे टी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। ठीक है, फिर म्यू जे टी जो है वो नेगेटिव, यानी कि वार्मिंग इफेक्ट कैसे होगा कि प्रेशर जो है आपके कम होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसमें एग्जाम्पल आते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट के अपवाद हैं, यानी कि इनमें कूलिंग इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर कम नहीं होता, निर्वात में प्रसारित करने पर टेम्परेचर इनमें बढ़ जाता है, यानी कि म्यू जे टी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है। एक तरीके से ये वार्मिंग इफेक्ट होता है। और अगर म्यू जे टी की वैल्यू आती है 0, यानी कि इन्वर्जन, वो होता है आपके इन्वर्जन टेम्परेचर, यानी कि प्रत्येक गैस हेतु एक निश्चित ताप होता है जिसके नीचे वह प्रसारित होने पर शीतलन दर्शाती है। तो ये हो गया TI, ये होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। I यहाँ पर इन्वर्जन के लिए है, जिसकी वैल्यू होती है 2A/RB। R है यहाँ पर गैस स्थिरांक और AB क्या है, यहाँ पर एक तरीके से कोफिशिएंट्स है। ठीक है, और इसका उपयोग किस में किया जाता है, गैस के द्रवीकरण में किया जाता है। तो ये है आपके जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट और जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव नॉर्मल गैसों के लिए जैसे कि CO2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और नेगेटिव जो है वो आपके हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। नेक्स्ट है आदर्श गैस के प्रसार हेतु वर्क, एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी की गणना करना। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट और इसका कोफिशिएंट। नेक्स्ट अपन आगे क्या पढ़ेंगे, आगे क्लासेस में अपन पढ़ेंगे ये किस तरीके से आदर्श गैस के प्रसार हेतु कार्य, ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी की गणना की जाती है। थैंक यू।